हम जब बात करेंगे कि पहाड़ी शैली की अगर बात करते हैं तो पहाड़ी वादियों में क्या हुई, पनपी चित्रकला की जो परंपरा रही, हम उसको क्या कहते हैं, पहाड़ी कलम के नाम से भी इसको जानते हैं, ये इस नाम से भी ये प्रसिद्ध हुई। आप अगर हम देखें, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहाड़ी वादियों में पनपी जो परंपरागत जो चित्र शैली जो पनपी, उसे हम क्या कहते हैं, पहाड़ी कलम के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। और ये जो है 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य में ये क्या है, प्रसिद्ध रही। और अगर हम कहें प्रारंभ में इसको पहाड़ी शैली को किस नाम से जानते थे, कोई बताएगा? देखिए बताइए, कोई जानता है तो। रवि जी आप लंबे टाइम से जुड़े हैं, बताइए। प्रारंभ में आरती बताइए, पहाड़ी शैली को किस नाम से जानते थे? प्रारंभ में पहाड़ी शैली को किस नाम से जानते थे, जल्दी बताइए। नहीं जानते थे? आपको बताऊं, ये जम्मू कलम के नाम से जानते थे। कलम के नाम से इसे कहा जाता है, जम्मू कलम के नाम से इसे कहा जाता है। और इसे इसे क्या कहा जाता है, हिमालयी चित्र शैली का नाम भी इसे दिया गया। इसे जो पहाड़ी शैली है, इसको जो नाम दिया गया था, इसको हिमालयी चित्र शैली के नाम से भी इसको जानते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया हिमालयी चित्र शैली किसे कहा जाता है, तो वो पहाड़ी शैली को ही कहा जाता है। जम्मू कलम किसे कहा जाता है, तो वो आपको पहाड़ी शैली को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। और पहाड़ी कलम के नाम से भी ये विख्यात है। और इस शैली का अगर हम कहें प्रधान केंद्र कौन सा है, इस शैली का प्रधान केंद्र किसे कहा जाता है, पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र कौन सा है, जो इस शैली का प्रधान केंद्र कौन सा है, बताइए। स्कूल प्रधान केंद्र कौन सा रहा? अरे कहाँ यार पढ़े, बसोली याद है? गुलेर कहाँ पहुंचे सर? देखिए जब मैं बात कर रहा हूँ जो इस शैली का प्रधान केंद्र की बात कर रहा हूँ, हम उसको अभी विस्तार से समझेंगे। इस शैली का जो प्रधान केंद्र रहा वो आपके बसोली रहा। यहाँ से थोड़ी थोड़ी करके जो चित्रों में जिस प्रकार से विविधता आई, साथ ही अगर हम कहें जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जैसे हम कहूँ कि यार आपके सामने मैं कुछ रखूंगा, जैसे मनकोट हो गया, आपके कुल्लू हो गया, आपकी मंडी हो गया, सुकेत हो गया, बिलासपुर हो गया, और नारागढ़ हो गया, चंबा हो गया, गुलेर हो गया, कांगड़ा हो गया, गढ़वाल हो गया, आदि शैली में या आदि जो स्थानों में क्या हो, ये कहीं ना कहीं ये फैली। और ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि जब 17वीं शताब्दी में जिस प्रकार से औरंगजेब की कट्टरता के साथ उसकी अपेक्षा के कारण उसकी जो परिणाम स्वरूप क्या हो, जितने भी मुगल दरबार में जितने भी चित्रकार थे, कहीं ना कहीं वो जिस प्रकार से तमाम चीजें घटनाक्रम घटा, तो कहीं ना कहीं ये उस क्षेत्र को कहीं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आश्रय की खोज में ये अलग अलग जगहों को ये क्या है बिखरने शुरू हो गए, अलग अलग क्षेत्रों के जो ये अग्रसर होना शुरू हो गए। ठीक है, और ये जिस प्रकार से बिखरे ये चित्रकार, तो इन चित्रकारों ने क्या करा, पहाड़ी रियासतों के जो स्थानीय क्षेत्र थे, तो वहां के दरबार के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके आश्रय में ये गए, और वहां पर जिस प्रकार से स्थानीय शैली पर इन्होंने जिस प्रकार से चित्रकला को विकसित किया, या उनमें किस प्रकार से मिश्रणों के रूप में पहाड़ी शैली को चित्र शैली के रूप में जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। और अगर हम कहें प्रारंभ में जो पहाड़ी शैली को हमने कहा कि जम्बू कलम के नाम से भी हम जानते हैं, उसे कहा जाता है, और कुछ विद्वान तो इसे हिमालयी और साथ ही जम्मू कश्मीर उत्तराखंड की, या कहें पहाड़ी शैली की, या कहें या स्कूल कला के रूप में भी जानते। देखिए इसको उत्तराखंड कभी बनता है कि वर्तमान में क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड शैली के रूप में किस शैली को जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए पहाड़ी शैली के रूप में जाना जाता है। हम जिसे गढ़वाल शैली कहते हैं, तो उत्तराखंड शैली के रूप में भी पहाड़ी शैली को नामित किया जाता है। और आपको बता दें जम्मू कश्मीर तो है ही, और साथ ही ये तमाम चीजें ये होगी। जब हम बात करते हैं कि जब हम भारतीय चित्रकला की अगर बात करते हैं, तो वहां पर जो परंपरा देखने को मिलती है पहाड़ी चित्रकला में, किस प्रकार से रसमयी चित्र बने, साथ ही उसमें किस प्रकार से भावुकता आई, किस प्रकार से उन चीजों को प्रस्तुत किया गया, ये जो चीज थी पहाड़ी चित्रकला में अपना महत्वपूर्ण इसने स्थान रखा। और पहाड़ी कला का जो जन्म किस शैली से हुआ, किस रूप में हुआ, आप जानते हो? पहाड़ी कला का जो जन्म किस रूप में हुआ?
पहाड़ी शैली का, सर एक चीज है, पहाड़ी शैली का जन्म किस रूप में हुआ, किस रूप में हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, किस रूप में हुआ? आपको पता है किस रूप में हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो जन्म हुआ वो लोक कला के रूप में हुआ। समझ में आ रहा है? जो पहाड़ी शैली का जो जन्म हुआ, उसका जो रूप अगर हम कहें, जो इसका जो रूप रहा, वो आपका किस रूप में रहा? जो प्रारंभ में कहेंगे लोक कला के रूप में पहाड़ी शैली का जन्म हुआ, लोक कला के रूप में ये हुआ। और पहाड़ी चित्रकला की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? पहाड़ी शैली की बताइए, पहाड़ी शैली की उत्पत्ति। सर वो पंजाब और हिमाचल के राज्य में ना? नहीं बेटा, इसकी मैंने क्या कहा, पहाड़ी चित्रकला की उत्पत्ति अगर हम बात करें, ये आपकी राजस्थानी लोक कला और साथ ही मुगल शैली से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? राजस्थानी शैली और साथ ही मुगल शैली से क्या हुई, किस शैली की उत्पत्ति हुई? पहाड़ी शैली की उत्पत्ति हुई। आपको पता है, मैंने अभी जो इतिहास पूरा जो आपके सामने रखा, वो रखा क्या, इसीलिए तो रखा कि किस प्रकार से मुगल शैली का जो ग्राफ डाउन होता रहा, जिस प्रकार से उसमें अराजकता रही औरंगजेब के समय में, किस प्रकार से रही, तो वो कहीं ना कहीं उसमें जो गिरावट आई, तो कहीं ना कहीं इनके जो दरबार के जो चित्रकार थे, वो कहीं ना कहीं पहाड़ी रियासतों की तरफ अपनी जान को बचाने के लिए पहाड़ी रियासतों को अलग अलग क्षेत्रों में भागे। तो इसीलिए तो औरंगजेब के समय में जिस प्रकार से मुगल सत्ता कमजोर रही, उसी का परिणाम तो रहा। तो जब हम बात करते हैं तो राजस्थानी शैली और ईरानी शैली का स्वरूप जो था, मुगल शैली थी। ठीक है, अब ईरानी शैली, जब हम बात करते हैं राजस्थानी शैली और मुगल शैली का जो चीज निकल के समक्ष आई, वो लोक कला के रूप में पहाड़ी शैली निकल के सामने आई। ठीक है, पहाड़ी शैली ये हमारे सामने उभर के समक्ष आई। समझ में आ रहा है? जी सर। इतना समझ जाना। जब हम कहते हैं कि इसमें हुई, और राजस्थानी शैली को पहले किस रूप में जाना जाता था? और देखिए मैं कह रहा हूं यहाँ पर हिंदू शैली, बिल्कुल सही, हिंदू शैली के रूप में। और मुगल शैली को ईरानी शैली या ईरानी शैली, बिल्कुल सही, ईरानी शैली के रूप में। अब इन दो शैली का जब मिश्रण हुआ तब मुगल शैली बनी। अब राजस्थानी शैली और मुगल शैली का निर्माण से लोक कला की शैली का क्या है, उदय हुआ। और मुगल और पहाड़ी शैली की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर चित्रकला ने एक नया जो आयाम जो हमें दिया, वो पहाड़ी शैली चित्रकला के रूप में, वो हमें नया आयाम के रूप में ये दिया। ठीक है, जो एक नया आयाम आज आप देख पा रहे हो, वो पहाड़ी शैली के रूप में हमारे ये दिया। जब हम बात करते हैं कि पहाड़ी शैली का शासन काल की अगर हम बात करते हैं, तो वो आपके 1700 से 1900 ईस्वी तक का ये माना जाता है। और पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन अगर कहीं पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन शैली के रूप में कौन जानी जाती है? पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, बताइए? सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? प्राचीन शैली पहाड़ी शैली की कौन सी है, बताइए? देखिए मैंने पहले भी बोला बसौली है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कैसे घुमाया मैंने, देखा कि मैं जब कह रहा हूँ कि भैया पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, सबसे प्राचीन शैली बसौली है। समझे? और इस शैली का रूप की अगर बात करें, इस शैली का एक रूप बसौली है, दूसरा रूप आपका गुलेर है, तीसरा रूप क्या कांगड़ा है। समझ में आ गया? इसके 3 रूप हैं। बसौली के कितने रूप हैं? 3 सर। बताइए कौन कौन सा काम है? कांगड़ा है, कांगड़ा, गुलेर और बसौली की बताइए। हाँ, पहला तो एक रूप इसका, इस शैली का जो पहाड़ी शैली का एक रूप जो है, ये एक तो हो गया आपका बसौली शैली होगी। ठीक है, दूसरा कौन सी है? गुलेर। तीसरा कौन सा है बताइए? कांगड़ा। कांगड़ा।
ये याद रखिए, ये 3 रूप हैं इसके। इन 3 रूपों में क्या कहते हैं, अगर रूप की अगर बात करें तो इन तीनों नामों से क्या जानी जाती है, पहाड़ी शैली जानी जाती है। जानी जाती है। मेरे समझ में तुम कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज्यादा इसको लेके, हो रही हो आरती? कौन कंफ्यूज हो रहा है बताइए। जी सर। सर ये इसकी उपशैली है ना, मतलब जिस इसके अंतर्गत जहाँ जहाँ मतलब पहाड़ी शैली बनती है, जैसे कांगड़ा में, बसौली में, गुलेर में, है ना सर? हाँ, वो जब उसकी जो शैलियाँ आएंगी ना, शैलियाँ, तब आपको वहाँ पर एकदम पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी अभी मैं जो चीज समझा रहा हूँ वो समझ में आ रही नहीं आ रही है बताइए। हाँ जी सर। देखिए फिर से कह रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि पहाड़ी शैली की उत्पत्ति की बात करें, उसका जो प्रारंभ हुआ वो 1700 से 19वीं ईस्वी तक का ये रहा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि पहाड़ी शैली का जो सबसे प्राचीन शैली कौन सी मानी जाती है, वो प्राचीन शैली के रूप में जो हम जानते हैं उसको हम जानते हैं आपकी बसौली शैली को जानते हैं। और इसी शैली का एक रूप की बात करें, मैंने कहा जो ये शैली है इसका एक रूप जो हम देखने को मिलता है, एक रूप आपका बसौली है, दूसरा रूप आपका गुलेर है, तीसरा रूप इसका कांगड़ा है। तो इस रूप में हम इसको, इन नामों से भी हम इनको पहाड़ी शैली को जानते हैं, याद रखिएगा। जब पहाड़ी शैली की खोज की अगर हम बात करते हैं, इसकी सर्वप्रथम किसने खोज करी थी इसकी, बताइए खोज किसने की थी? सर मैटकॉफ ने बताया अभी आपने। कब करी थी इस व्यक्ति ने, इसकी खोज कब करी थी, बता, कुछ पता है आपको? 1910 में, ठीक है, 1910 में इसने इसकी खोज करी। और देखिए और वो कौन सा व्यक्ति था, एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने पहाड़ी शैली को 2 भागों में बांटा? सर आनंद कुमार स्वामी। पहाड़ी शैली को 2 भागों में जो विभाजित किया, वो कौन थे आपके? आनंद कुमार स्वामी, बिल्कुल सही है। ये कब विभाजित किया था इन्होंने, किस वर्ष से विभाजित किया था? सर ये जो इन्होंने विभाजित किया था 1916 में, ठीक है। 1916 में सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं, 1916 में जो आनंद कुमार स्वामी जी ने क्या करा, जो पहाड़ी शैली है, पहाड़ी शैली को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं, देखिए इन्होंने 2 भागों में बांटा। 2 भाग कौन कौन से, एक दूसरा 2 भाग कौन कौन से बताइए, बताइए, बताओ। कांगड़ा जम्मू। ये रवि जी आप बताओ। मैम सर ये कांगड़ा जम्मू सर्टिफिकेट कलम की बात है 1916 में जो उन्होंने अपनी राजपूत पेंटिंग इसमें किया था। और कोई बताए, और कोई बताओ। किसी को कुछ आइडिया? आरती आप बताओ बेटा। सर हाँ ममता जी सर बताइए। यही है, कांगड़ा और जम्मू। कांगड़ा जम्मू, सर उत्तरी और दक्षिणी। बिल्कुल सही। जो ये कहा गया था बेटा, इसको 2 भागों में जो विभाजित किया गया था वो 1916 में किया गया था। जो 2 भागों में किया था, एक पहाड़ी चित्रकला, याद रखो, एक पहाड़ी चित्रकला, एक दक्षिणी चित्रकला के रूप में 2 भागों में विभाजित किया। 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो पहाड़ी चित्रकला के रूप में कहा गया, दूसरा आपके दक्षिणी चित्रकला के रूप में इसको क्या किया गया, विभाजित किया गया था, याद रखें। पहाड़ी और चित्रकला, और पहाड़ी साथ ही दक्षिणी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला को किस नाम से जाना गया, पहाड़ी चित्रकला को किस नाम से जाना गया, को क्या कहा सर गया? कांगड़ा। बिल्कुल सही, कांगड़ा कहा गया। और दक्षिणी को जम्मू है, जम्मू। बिल्कुल सही, जम्मू कलम सर दक्षिण में जम्मू कलम कहाँ आएगा, उत्तर में आएगा, दक्षिण दिशाओं के हिसाब से तो उत्तर में जम्मू कलम नहीं। अभी मैं अभी आपको बताऊंगा सर, आप कंफ्यूज मत होइए, जो मैं बता रहा हूँ आप उसको लेके चलिए, आपका सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? क्यों रवि जी, रवि समझ में आ रहा है भाई? हाँ जी सर बताइए। तो कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो।
देखिए हमने दो भागों में आनंद कुमार स्वामी ने इनको बांटा। पहला था आपका पहाड़ी चित्रकला के रूप में, जिसे हम कांगड़ा कहा जाता है, दक्षिणी चित्रकला। देखिए दक्षिणी भाग नहीं कह रहा हम, दक्षिणी चित्रकला को कह रहे हैं हम। दक्षिणी चित्रकला को जो नाम दिया गया, जो कहा गया, उसको जम्मू कलम का ये कहा गया। और पहाड़ी चित्रकला को राजपूत, जो राजपूत शासकों ने क्या दिया था, संरक्षण दिया। कभी क्वेश्चन बनेगा कि किसके द्वारा पहाड़ी चित्रकला को संरक्षण दिया, वो राजपूत राजाओं के द्वारा उसको क्या दिया, संरक्षण दिया। और देखिए अगर मैं बात करूं, जो पहाड़ी शैली का जो गहन अध्ययन किया गया, वो व्यक्ति कौन था जिसने पहाड़ी शैली का विस्तार पूर्वक स्रोत किया या उसमें गहन अध्ययन किया, कौन था वो? पुष्पा जी? आनंद कुमार स्वामी। बिल्कुल सही। देखिए एक में दो किया, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि आनंद कुमार स्वामी ने जो राजपूत पेंटिंग उनकी जो पुस्तक थी 1916 में पहाड़ी जो चित्रकला को दो भागों में विभक्त किया। एक कांगड़ा पेंटिंग बोली है, दूसरा में डोगरा आर्ट जो कलम बोली, इसे जम्मू कलम भी हम बोलते हैं, जो जम्मू से है ना। हाँ हाँ, जो आप कह रहे हो आप वो सही रहे। अब मैं तुम्हें पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, इसको समझो। जो आपने पढ़ा वो उसको भी जो आपका ज्ञान है उसके साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा, कहीं पर इसको तोल लिएगा कि किस प्रकार से चीजें सामने आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने कहा कि भैया जो सबसे गहन अध्ययन जो किया गया वो आनंद कुमार स्वामी द्वारा ही इसका गहन अध्ययन किया गया। और पहाड़ी चित्रों की अगर बात करें तो पहाड़ी चित्रों पर जो सर्वाधिक जो पुस्तकें जिस व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी, वो व्यक्ति कौन था? देखिए पहाड़ी शैली पर जो पुस्तकें लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई सबसे अधिक जो लिखी गई थी, बताइए वो व्यक्ति कौन था? वो क्या बोलते हैं, WC आर्चर के द्वारा है? जो WC आर्चर। NB गोस्वामी को जानती हो? जी सर, NC गोस्वामी ने लिखी हैं। और NC गोस्वामी ने ही जो पहाड़ी चित्रकला के संबंध में कहा था, इन्होंने कुछ NC गोस्वामी जो है, इन्होंने सबसे ज्यादा पुस्तकों जो अपनी पुस्तकें लिखी पहाड़ी शैली पर, इन्होंने सर्वाधिक पुस्तकें लिखी। और इनके द्वारा कुछ शब्द पहाड़ी शैली के क्षेत्र में भी कहा गया, उसके पहाड़ी चित्रकला के संबंध में कहा। इन्होंने कहा कि जो ये चित्रकला है मुगल दरबार से के जो कहने का मतलब है कि जो मुगल दरबार से जो भागे जो कलाकारों के बल से नहीं, ये बल्कि जो गुलेर वासियों की जो चेतना थी या उसकी चेतना थी, जिसे उसू करके सेऊ एक शब्द आता है, सेऊ, ठीक है, याद रखिएगा। सेऊ के वंशज के आधार पर ये फली फूली जो सेऊ थे, सेऊ के वंशज पहाड़ी शैली के ये रहे, ये पहाड़ी रियासतों के जो वंशज रहे, उनके दम पर क्या हुई पहाड़ी शैली ये फली फूली। और लोग क्या कहते हैं कि भैया जो ये फली फूली, ये एनबी स्वामी कहते हैं कि भैया जो मुगल चित्रकार रहे या मुगलों की ये देन नहीं है पहाड़ी शैली पर, इनके जो पूर्वज रहे हैं, जो सेऊ के वंशज जो रहे, उनके कारण से ये जो पहाड़ी चित्र शैली है ये फली फूली अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त हो गए, ना कि किसी अन्य के तरह। अब जब हम बात करते हैं कि यार पहाड़ी शैली में कुछ लिखी गई जो पुस्तकें थी, वो किस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने लिखी, जैसे अभी ये रवि जी कह रहे थे कि इन्होंने सही कहा कि जो राजपूत पेंटिंग है, राजपूत पेंटिंग जो 1916 में जो लिखी गई थी, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखी गई थी। और देखिए मास्टरपीस ऑफ राजपूत पेंटिंग थी ये, याद है रवि जी, आपको याद है? जी याद है सर। ये पेंटिंग किस वर्ष से बनाई गई थी या कब ये चीजें हुई थी? जो ये पुस्तक, जो ये ग्रंथ लिखा गया, देखिए मास्टरपीस ऑफ राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग, हाँ, जो ये थी, ये किसने लिखी? बिल्कुल से किस वर्ष से लिखी गई थी? 1926 में लिखी गई थी। और एक पुस्तक और थी हिमालयन आर्ट करके, वो हिमालयन आर्ट किसने लिखी थी? कब लिखी गई थी? 1931 को ये लिखी गई थी।
1931 की जो बुक लिखी गई थी वो कौन सी, हिमालयन आर्ट के रूप में ये लिखी गई थी, ठीक है। और उसके बाद कुछ पुस्तकें और आती हैं, उसमें एक इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स करके एक पेंटिंग थी। वो पेंटिंग वर्ष 1952 में, डब्ल्यू आचार्य ने, हाँ उन्होंने लिखी, 1952 1952 में लिखी थी। इसको कांगड़ा पेंटिंग के रूप में भी आर्चर ने ये लिखा था। इसको हम जो कहते हैं कि इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स 1952 में जो कांगड़ा पेंटिंग के रूप में जो WC आर्चर द्वारा इसको लिखा गया था। और ये बताइए द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जो थी, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जो बनी थी वो किस जो पेंटिंग जो लिखी गई थी या कहें या जो इसके बारे में जो लिखा गया था पुस्तक में, तो ये कब लिखी गई थी? 1958 में। 1958 में किसके द्वारा लिखी गई थी? ये कौन खंडेल वाला सर? बिल्कुल सही है, इसके द्वारा इसको क्या किया गया था, कहीं ना कहीं लिखा गया था। और आपने एक चीज और, अगर पहाड़ी शैली अगर आपने पढ़ी होगी तो पहाड़ी शैली में डॉक्टर M.N. रंधावा थे, उनके द्वारा भी कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, याद है आपको? जी जी। एक पुस्तक कांगड़ा में, हाँ सही कहा, 1952 में लिखी गई। ठीक है, आपने सही कहा कि ये एक पेंटिंग या कहें जो पुस्तक लिखी गई थी कांगड़ा वैली करके लिखी थी, ये आपके 1954 में लिखी गई थी। और फिर क्या था, दूसरी पेंटिंग कौन थी? कृष्णा क्या थी? पहाड़ी पेंटिंग एक थी कृष्णा रेडिंग इन पहाड़ी पेंटिंग करके थी वो पहाड़ी पेंटिंग। हाँ, ये जो पहाड़ी पेंटिंग्स थी ये कब लिखी गई थी? 1956 के आसपास, ये 56 में लिखी गई थी। एक बसोली पेंटिंग भी थी। बसोली पेंटिंग कब लिखी गई थी आरती? बसोली पेंटिंग बताइए। सर 1958। ठीक है, अब कुछ चीजें जो आप जानना चाह रही थी उसको हम और चीजों को हम भी विस्तार से समझेंगे। कुछ पहाड़ी शैली की जो उपशैलियां थी, उपशैलियां कौन कौन सी थी? सर वही जो गुलेर, कांगड़ा और क्या जो अभी हम बसौली सर, ये भी तो इसकी उपशैली है। और वही नूरपुर, कुल्लू, हाँ और क्या रह गया सर? और नहीं, बहुत ढेर सारी पेंटिंग, बहुत ढेर सारी उपशैलियां। हमने चंबा है, गढ़वाली है, मंडी है, जम्बू शैली है, चंबा मंडी जी सर, चंबा मंडी, पुंछ शैली है, सिख शैली है, बिलासपुर शैली है और कश्मीरी शैली है। ठीक है, ये तमाम चीजें ये रही। अब जब हम कभी क्वेश्चन ये बनता है, कभी आपके सामने ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकते हैं कि भैया पहाड़ी शैली किसके समय में, और वो पहाड़ी शैली का कौन सा काल था जो उत्कृष्ट काल ये रहा पहाड़ी शैली की ओर से, उनके जो उत्कृष्ट काल थे वो कौन से थे? अगर हम बात करें जो बसौली शैली के उत्कृष्ट काल में जो उस समय जो राजा रहे, वो राजा कौन थे? जिसमें बसौली शैली अपने चरम पे थी उस समय शासक कौन है? कृपाल साहब। और जिसमें गुलेर शैली अपने चरम पे थी उस समय वहां का शासक कौन था गुलेर के समय में? राजा गोवर्धन चंद्र था उनका नाम। और चंबा शैली जिस समय अपने चरम पे थी उस समय? चंबा के समय में उस समय क्या थे? उसमें उमेर सिंह थे। याद, अगर मैं कहीं पर गलत होगा तो चेक कर लीजिएगा। जब चंबा शैली की अगर बात करें तो जो चंबा शैली अपने उत्कृष्ट काल पे थी तो उस समय वहां उमेर सिंह वहां पर क्या थे? शासक थे। जब कुल्लू के बारे में बात करेंगे, कुल्लू के उस समय राजा की अगर हम बात करें तो उसमें प्रीतम सिंह करके वहां पर राजा थे। उसके समय में ये चीजें क्या थी? फली फूली अपने उत्कृष्ट काल को पहुंची। और जब हम कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा की तो आपको पता ही होगा मुझे लगता है कि कांगड़ा की शैली के समय में वहां के शासक कौन थे? बिल्कुल सही, संसार चंद ही थे। और जम्बू शैली के बताओ? जम्बू शैली के कौन थे? नहीं, जम्बू शैली की अगर हम बात करते हैं तो वहां रणजीत सिंह वो थे। वो रणजीत सिंह के समय में ये था। ये जितने भी हमने अभी आपको बताया, जैसे बसौली बताया, गुलेर बताया, चंबा बताया, कुल्लू बताया और आपको कांगड़ा बताया, वो जम्बू, जो तमाम चीजें हमने अभी चर्चा करी ना, तो ये जो
सभी क्या थे, अलग अलग रियासत थी ये रियासतों के, ये क्या पहाड़ी शैली के उप शैलियों के रूप में उसमें विकसित रही, या कहें उस समय अलग अलग समय के राजाओं के समय में ये अपने चरम पर ये कहें अपने उत्कृष्ट काल को ये पहुंची। और अगर हम बात करें कि भैया जो ये किस प्रकार से पहाड़ी शैली की जो विशेषताओं की अगर हम बात करें, किस प्रकार से पहाड़ी शैली की विशेषताएं रही, कोई बताएगा कि पहाड़ी शैली की विशेषताएं क्या रही? तो मैं भी अभी आपको ओवरऑल ही बता रहा हूँ। फिर जैसे हमने कहा कि बसौली शैली क्या है, बसौली शैली के चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। बसौली शैली का विकास कैसे हुआ, बसौली शैली में उसके ऐतिहासिक महत्व किस प्रकार से है, बसौली शैली के चित्रों की खोज की बात, बसौली शैली में किस प्रकार से विषय वस्तु रही और साथ ही उसमें किस प्रकार से उनकी विशेषताएं रही, किस प्रकार से उनकी ओजपूर्ण रहे, रंग योजन किस प्रकार से रहा, उसमें भावात्मकता किस तरह की, स्थापत्य कलाकार, प्रकृति का वातावरण, रंग संयोजन, वर्ण की बात करेंगे, साथ ही वेशभूषा कैसे रही, संयोजन कैसे, निष्कर्ष हम कैसे निकालेंगे, और ये तमाम। फिर हम बात करेंगे इसी प्रकार से चंबाई की बात करेंगे, फिर गुलेर की बात करेंगे, फिर जम्बू की बात करेंगे। तो हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। अभी ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पहाड़ी शैली है, पहाड़ी शैली की विशेषताओं के बारे में आप कितना जानते हैं, ये बताइए, बताओ। बताइए रवि जी, पुष्पा जी आप बताओ। आरती? सर पहाड़ी शैली की विशेषताएं, हाँ, चलिए मैं जो कुछ बता रहा हूं उनको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। जब हम यहाँ पर जब हम पहाड़ी शैली की अगर बात करते हैं तो पहाड़ी शैली की जो विशेषताओं की हमने यहाँ पर जो चर्चा कर रहा था मैं यहाँ पर अगर देखोगे पहाड़ी शैली में नारियों का जो अंकन था वो सर्वश्रेष्ठ रूप में क्या था, यहाँ पर नारी का जो सौंदर्य था बहुत ही उत्कृष्ट था। और नारी को जिस प्रकार से सुषमा या सौंदर्य का प्रतीक के रूप में ये कहा गया था, और नारी जो सुषमा पहाड़ी शैली को ये कहा जाता है कि कभी क्वेश्चन पूछा जाता है नारी सुषमा किस शैली को कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूं, नारी सुषमा किस शैली को कहा जाता है, किस शैली को कहा जाता है, बताइए। पहाड़ी शैली, हाँ, ये पहाड़ी शैली को ही कहा जाता है, याद रखिएगा, पहाड़ी शैली, ठीक है, पहाड़ी शैली है, ठीक है, जिसमें नारी का बहुत शानदार क्या हुआ, चित्रांकन हुआ। पहाड़ी शैली में हमें मानव जो मनुष्य का जो शरीर है उसकी देह की बात करते हैं, उसके भावों को किस प्रकार से उकेरा गया था, उसके सौंदर्य में किस प्रकार से बनाकर उसका चित्रांकन किया गया था। और पहाड़ी शैली का जो सबसे प्राचीन तो मैंने आपको बताया था कि वो क्या था, आपकी बसौली शैली रही। और पहाड़ी शैली का सबसे अच्छी जो शैली रही, पहाड़ी शैली में जो सबसे अच्छी शैली कौन सी रही, आपको जहाँ पता है कुछ? रवि जी आप बताओ। जी कांगड़ा सर, बिल्कुल सही, सबसे अच्छी शैली के रूप में जिसमें शानदार वर्क रहा वो आपके कांगड़ा रही। और जो कांगड़ा और जो बसोली में दोनों में से अंतर इतना था कि कांगड़ा शैली में जो मतलब कि रेखा प्रधान थी न कि कौन, हाँ वो जो एक मतलब दूसरे में रंग योजना थी, उसको बसोली के ऐसा बहुत पढ़ा था मैंने, डिफरेंट चाहिए था, डिफरेंट ही था। और देखिए साथ ही अगर हम बात करें तो नायिका भेद में किस प्रकार से सारथी रूप में अंकन हम अगर देखें तो पहाड़ी शैली में ही हुआ है, और इसके अंकन में अगर हम बात करें तो कांगड़ा में भी हुआ है। और शैलियों की अगर बात, तो शैलियों में सबसे अग्रणी जो शैली रही जो मुख्य रूप से नायिका भेद के कारण जो रही वो आपकी गुलेर में सबसे ज्यादा विशेषता में नायिका भेद में देखने को मिली, जो अग्रणी रही। और पहाड़ी शैली में आप एक चीज और देखते हैं, जैसे 12 मासा का अंकन हमें क्या देखा, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म दृष्टांत रूप में ये किया गया है और उसमें देखने को, और 12 महीने को हम 12 मासा के रूप में जानते हैं अंकन किया जाता है। और जितने भी पहाड़ी शैली हैं, जितनी भी समस्त पहाड़ी शैलियां हैं उनमें क्या किया गया, 12 मासा का चित्रांकन हर शैली के अंतर्गत किया गया। और कांगड़ा शैली इसमें क्या जो 12 मासा चित्रांकन में सबसे अग्रणी रही। अब देखिए सबसे अच्छी शैली क्या, आपने अभी कहा कि कांगड़ा रही, कांगड़ा की विशेषताएं भी तो वैसी ही रही ना। जो सबसे बेहतरीन 12 मासा के जितने भी चित्रांकन हुआ है उसमें जो सबसे अग्रणी रही वो आपके कांगड़ा रही है। ये और कांगड़ा को कहा जाता है
जन्हा में अगर हम कहें तो यहाँ पर जन्हा एक शब्द आता है, तो वहां पर पहाड़ी शैली में 16 राग हुए हैं, 32 रागनियों पर यहाँ किया गया सुंदर अंकन किया। 16 रागों पर क्या किया गया, याद रखिएगा 16 राग किसके हैं, 16 राग, और साथ ही रागनियों की, रागनियां कितनी हैं बताइए, बताओ 32 रागनियों का यहाँ पर क्या किया है, अंकन यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से किया गया है। समझ में आ रहा है आपके, बताइए। जी सर। इतना तो समझ ही रहे होंगे कि भैया हमने कहा कि भैया किस प्रकार से कांगड़ा में ये अग्रणी क्यों रही, क्योंकि इसमें हमने कहा कि 16 राग रहे हैं, 32 रागिनियों का अंकन भी हुआ है, और इसमें देवी देवताओं का जो चित्र हुए हैं सबसे सुंदर और सबसे अधिक जो चित्र बने हैं वो आपकी पहाड़ी शैली में ही बने। देवी देवताओं के जो सबसे सुंदर या कहें सबसे अच्छे चित्र जो बने गए हैं वो आपकी इसी शैली में बने हैं, और अधिक चित्र भी इसी शैली में बने। और यहाँ पर अगर आपने विशेष रूप से देखा होगा कि यहाँ पर जो कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, और जो अगर हम बात करें पहाड़ी शैली में सबसे अधिक चित्र किसमें बने हैं, किसमें बने हैं, जो कृष्ण लीला के सबसे अधिक जो चित्र बने हैं वो आपके पहाड़ी शैली में बने हैं। और यहाँ पर एक चश्मे चेहरे भी बने हैं, और इसमें अगर रंगों की बात करते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं खनिज रंगों का भी प्रयोग अधिक हुआ है। खनिज रंगों का प्रयोग किस शैली में सर्वाधिक हुआ है, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना है पहाड़ी शैली में हुआ है। और यहाँ पर जिस प्रकार से धरातल में कागज का प्रयोग किया गया है, सिल्कियारा कोट, जिस प्रकार से अगर हम कहें कागज को हल्के भूरे रंग का कागज इसमें प्रयोग किया गया। 18वीं शताब्दी से अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी के बीच की अगर हम बात करें, देखिए हम 18वीं से 19वीं शताब्दी के अगर बीच की बात करें तो यहाँ पर ये तमाम चीजें, इसका विकास का दौर ये बेहतरीन तरीके से ये पनपी। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे अभी आपने जैसे आगे रवि जी कह रहे थे उसमें भी आते हैं थोड़ा सा, जब हम कहेंगे कि 1916 में जिस प्रकार से आनंद कुमार जी ने जो सर्वप्रथम जिस प्रकार से पहाड़ी चित्रकला को जो 2 भागों में विभाजित करा, आपको थोड़ा सा जैसे हमने कहा उत्तर में चित्रकला के, देखिए उत्तर की बात कर रहा हूँ, उत्तर में जिस प्रकार से चित्रकला कांगड़ा स्कूल के रूप में रही, और दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण में आपका जो डाउट था सर मैं उसको भी क्लियर कर रहा हूँ। दक्षिण में दक्षिणी चित्रकला की अगर बात करूँ तो हमने यहाँ पर आपको जम्मू का समझ लिया, वही देख रहा था मैं। ठीक है, जम्बू कलम कह रहे हो आप, हाँ ठीक है, जम्बू कलम कह रहे हैं, तो इसमें जो चीज आती है डोगरा आ गया है, जम्बू कलम आ जाती है, बसौली आ जाती है, नूरपुर आ जाता है, गुलेर आ जाता है, कुल्लू आ जाता है, इनके चित्र इसमें किया गया। अब इतना समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जी जी। आज